वेलकम स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज़ शुरू की है एनसीईआरटी के हम सॉल्यूशंस करेंगे और उसी सॉल्यूशंस की सीरीज़ में हम आज लेके आए हैं नया चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7 सीबीएसई क्लास 10th। यहाँ पर हम जो है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे या आगे चल के आप कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो वहाँ पर भी आएंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब एक ही आंसर सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल चॉइस हो जाते हैं, एक से ज़्यादा भी आंसर आपको सही मिल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन? इन चारों में से कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो हम सबको ये पता है कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो कौन सीक्रेट करता है? पैंक्रियास सीक्रेट करता है। थायरॉक्सिन जो है वो हमारा जो है थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है, जो कि हमारा गले के पास होता है। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो कि ओवरी सीक्रेट करती है। एंड लास्ट साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट सीक्रेट करता है। तो जो हमारा आंसर है वो है साइटोकाइनिन प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये एक ग्रोथ हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। एक बार इसमें भी ये साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। मींस ऑब्वियसली प्लांट में सेल डिवीजन होगी या ह्यूमन बॉडी में सेल डिवीजन होगी तो ग्रोथ ही देखने को मिलती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट डिलेज द एजिंग। तो ये क्या करता है? प्लांट की एजिंग को डिले करता है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच का गैप क्या होता है, इसे पूछा गया है। तो एक बार हम इस डायग्राम के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो एंड्स होते हैं, ये एंड्स होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? रिसेप्टर का काम करते हैं। मतलब जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे बॉडी हो, वहाँ भी स्टिमुलस होते हैं, यहाँ भी स्टिमुलस होते हैं। बॉडी क्या करती है? उन स्टिमुलस को जज करती है और उसके अकॉर्डिंग उन सिग्नल्स को रिसेप्ट करके जो है ब्रेन और या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजती है। तो डेंड्राइट्स ये एंड्स हो गए हैं। और सिनेप्स होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप, जो आपसे एक्चुअली पूछा भी गया है, राइट। तो ये एक न्यूरॉन, इस पोर्शन पर आप देखिए, ये पोर्शन एक न्यूरॉन, दिस इज न्यूरॉन 1 और ये मेरा न्यूरॉन 2 है। दोनों न्यूरॉन जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन ये रियल कनेक्शन नहीं है। इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो है एक गैप होता है। इस गैप को ही पूछा गया है और इस गैप का जो आंसर होता है दैट इज सिनेप्स। और एक्सॉन और इम्पल्स अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट कुछ मेरे पास एनिमेटेड वीडियोज़ हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, ये एक न्यूरॉन 1 है और ये एक न्यूरॉन 2 है। ये न्यूरॉन जो है इनके बीच में गैप होता है, जो यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख पाया है सही से तो आप इस जगह पर देख सकते हैं। न्यूरॉन 1 से क्या हो रहा है? मैसेज आ रहा है और न्यूरॉन 2 इसको रिसीव कर रहा है। क्या ये दोनों कनेक्टेड है? नहीं। फिर इनके बीच में ऐसा क्या हो रहा है कि मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? यहाँ पर एक ये न्यूरॉन जब मैसेज लेके आता है, ये लाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, और इसके बीच में इन जगहों पर ये क्या करता है? इसको केमिकल की फॉर्म में एक सब्सटेंस रिलीज करता है या केमिकल की फॉर्म में इसको डिकोड करके भेजता है। और आगे वाला न्यूरॉन जहाँ पर ट्रांसफ़र होना है उस मैसेज को, उसको वो रिसीव करता है और वापस से इसको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में चेंज करता है और उसको आगे भेज देता है, चाहे ब्रेन पर जाना हो और चाहे स्पाइनल कॉर्ड पर जाना हो। एक्सॉन किसे कहते हैं हम आगे चल के देखेंगे। और इम्पल्स एक यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा ये इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से इम्पल्स ट्रांसफ़र होते हैं ब्रेन के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करते हैं। एक्सॉन हम आगे भी देख लेंगे, एक क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, वहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, आंसर इज आवर बी। डिफरेंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। सिनेप्स के बीच में जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। एक तरफ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, दूसरी तरफ जो है उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव किया जाता है, लेकिन बीच में एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जो एक न्यूरॉन से मैसेज को दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पूछा गया है कि ब्रेन किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं एक ही लाइन में कि ब्रेन जो होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आप मूवमेंट कर पा रहे हैं, आप कुछ सोच पा रहे हैं, आप कुछ एक्टिविटी कर पा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो, उन सभी के पीछे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो ब्रेन इन्वॉल्व है, और ब्रेन के भी जो है कई लोब्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पर ब्रेन जो है वो सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंसर तो ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको याद रखिएगा आप। सभी जितनी भी फंक्शंस होते हैं, एक और डायग्राम है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, लगभग आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि ब्रेन कितना वर्सेटाइल है और कितना डाइवर्सिफाइड है, जो सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन मेमोरी। आज तक आपको जितना भी याद है, जब से आपकी मेमोरी मतलब आप 4 साल के 5 साल के, जब से आपको जो भी चीज़ याद है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में ही स्टोर है, आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है। सेकेंड इज़ इमोशन। आपके इमोशंस जो होते हैं वो भी ब्रेन कंट्रोल करता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सो दीज ऑल इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। थर्ड इज़ अटेंशन। अगर कभी ये होता है कि कोई लेक्चर जो है बहुत अच्छा चल रहा है या आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। या आप समझिए फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मान लो आप ग्राउंड में कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना है। तो वो सारी अटेंशन जो है वो ब्रेन ही आपको देता है। डिसीज़न मेकिंग। मान लो आप किसी टीम के कैप्टन हैं और कोई ऐसी सिचुएशन आती है स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटी में जहाँ पर आपको डिसीज़न लेना है, तो ब्रेन ही है बच्चों जो आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ योर एनालिसिस। एनालिसिस सेम थिंग। कोई टास्क है, आपने कोई रिजल्ट ऑब्जर्व किया, कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट मिला, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बेसिस पर आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ द एनालिसिस। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम, राइट। कोऑर्डिनेशन, कुछ एक्टिविटी होती है, कुछ स्कूल में परफॉर्मेंस होती है, आप उसके लीडर हैं तो आप उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। थर्ड इज़ परसेप्शन। आपका विचार किसी चीज़ के प्रति, हो सकता है आपको कोई व्यक्ति खराब लगता हो लेकिन वो दूसरे को अच्छा लगता हो, दिस इज़ परसेप्शन। आपका परसेप्शन उस व्यक्ति के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे का उस व्यक्ति के लिए परसेप्शन कुछ और हो सकता है। प्लानिंग करना, किसी भी इवेंट के लिए प्लान करना। कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना। कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहाँ पर जो कंडीशंस है आपके अगेंस्ट चली जाती हैं, वहाँ पर आप अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं। दी जनरेशन मीन्स जो जनरेशन्स आती हैं, जो उनके बीच में जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, मतलब वो सारी चीज़ें जो जनरेशन टू जनरेशन वेरी करती हैं, दैट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाई ब्रेन। थिंकिंग ऑब्वियसली, सेंस ऑब्वियसली, जो भी सेंस है, सेंसरी रिसेप्टर्स हम आगे देखेंगे, ये सारे फंक्शंस जो है ब्रेन करता। तो आप मान के चलिए योर होल बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। तो पहली चीज, रिसेप्टर के फंक्शन क्या है आपकी बॉडी में। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर रिसेप्टर प्रॉपरली फंक्शन ना करें, तो वहाँ पर आपको किन किन सिचुएशंस या किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं देखने को, या हो सकती हैं अगर कोऑर्डिनेशन या कंट्रोलिंग या आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स प्रॉपरली फंक्शन ना करें। तो हम पहले तो रिसेप्टर जानने की कोशिश करते हैं, रिसेप्टर है क्या चीज़, इनको किस तरीके से हमें याद किया जाए या हम पहचानें इसको। तो आप बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो आप हेडफोन लगाते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ये भी एक तरीके का रिसेप्टर है। देखिए, रिसेप्टर के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस फैक्टर। एक्सटर्नल स्टिमुलस फैक्टर क्या है, जो एक्टिविटी आपके बाहर हो रही है, मतलब गाना जो बज रहा है वो हेडफोन के अंदर बज रहा है, इसका मतलब दिस एक्टिविटी इज़ हैपनिंग बियॉन्ड योर बॉडी, राइट। लेकिन जो गाना, जो म्यूज़िक है, उसको सेंस कौन करता है, आपका ईयर। तो जो सेंसरी ऑर्गन है, जो रिसेप्टर है, वो आपका यहाँ पर ईयर हो जाता है। तो पहला रिसेप्टर या पहला सेंसरी ऑर्गन मेरा हो जाएगा ईयर, जो कि बाहर के साउंड को या हियरिंग को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। सेकंड है, यहाँ पर देखिए नोटों की स्मेल बहुत बढ़िया है, तकियों के नीचे जो है रख के सोया जा रहा है। तो ये जो रिसेप्टर है ये नोज़ है। तो नोज़ क्या कर रहा है, जो
बढ़िया खुशबू जो आती है नोटों की, उसको क्या करता है, ये रिसेप्ट करता है। ये हमारा दूसरा रिसेप्टर हो गया, राइट। जो अगला रिसेप्टर हमारा क्या है, ये नोज़ में अवेलेबल है। नेक्स्ट रिसेप्टर को देखें, ये अभी अभी मास्टर शेफ़ जीत के आए हैं, और मास्टर शेफ़ जीत के आने के बाद इन्होंने कुछ बहुत अच्छा खाना बनाया है और इसको टेस्ट कर रहे हैं। और जो है इनका जो आप ये देखिए जिस तरीके का इनका रिस्पॉन्स है, इसका मतलब जो भी चीज़ इन्होंने बनाई है बहुत बढ़िया है। कौन टेस्ट कर रहा है, रिसेप्टर कौन है, टंग। इस रिसेप्टर को हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर भी कहते हैं। तो पहला रिसेप्टर हो गया ईयर, हियरिंग के लिए। दूसरा स्मेल का रिसेप्टर। तीसरा हमारा टेस्ट का रिसेप्टर जो कि टंग में अवेलेबल है। चौथा रिसेप्टर, आई होप किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हुई हो, और जिसके साथ हुई है वो समझ सकता है कि इसका पेन कैसा होता है। तो इस रिसेप्टर में आप देखिए पेन की बात की गई है। और पेन ऐसा नहीं है कि इसी पर्टिकुलर जगह पर है जहां मैंने वीडियो ये दिखाया गया है, आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी पेन हो सकता है। इसका मतलब जो पेन के रिसेप्टर है आपके पूरी बॉडी में या पूरी स्किन में आप कहें तो अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर एक मैडम है जो चश्मा लगा रही हैं और डीपली किसी चीज़ को देखना चाहती हैं। इसका मतलब योर आई इज़ द रिसेप्टर। तो ये बेसिक 5 रिसेप्टर हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, आपके जो भी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं, जज करते हैं, मैसेज विड्रॉ करते हैं। उस मैसेज को ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक या जो भी आपका नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू होते हुए पहुंचाएंगे, और ब्रेन उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। जो भी रिस्पॉन्सिव एक्शन होगा उसके अगेंस्ट में ब्रेन उसको लेने के लिए मैकेनिज्म एक्चुएट करेगा। तो फंक्शन ऑफ रिसेप्टर क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसके अगेंस्ट क्या करना, उसके जो भी चेंजेस हैं उसको जज करना, राइट। तो यहाँ पर देखिए रिसेप्टर डिटेक्ट द सिग्नल। ये रिसेप्टर, सारे रिसेप्टर क्या करेंगे, सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे और उनको सेंड करेंगे ब्रेन पर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रेन तक जो भी सिग्नल जाता है, रिसेप्टर जो भी सिग्नल भेजेगा, वो सारे के सारे सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रैवल करेंगे, केमिकल फॉर्म में नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर केमिकल फॉर्म में ऐसा क्यों नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, इलेक्ट्रिकल में ही क्यों ट्रांसफ़र करेंगे। कारण ये है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो केमिकल के थ्रू या केमिकल रिएक्शन के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो क्योंकि ये फास्ट होते हैं इसलिए ये अडेप्टेशन बॉडी में आ गई है कि मैसेज को फास्ट ट्रांसफ़र करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मैसेज का जो प्रोपगेशन है वो बहुत फास्ट हो और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्सिव एक्शन हो वो भी बहुत फास्ट आपको देखने को मिले। 5 रिसेप्टर मैंने बात की थी ईयर, उसके लिए जो टेक्निकल टर्म है दैट इज़ योर फोनो रिसेप्टर। सेकेंड है आई, टेक्निकल टर्म फोटो रिसेप्टर है। तो आप जब एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में आप आई वगैरह लिख सकते हैं। तो आई इज़ अ लोकेशन, ध्यान रखिएगा। जो ईयर है, आई है, स्किन है, नोज़ और टंग, ये लोकेशन है। वो जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ अवेलेबल है बॉडी में, तो वो लोकेशन है ये। लेकिन उन रिसेप्टर का टेक्निकल नेम जो है जो आप लिखेंगे दैट इज़ योर फोनो रिसेप्टर फॉर ईयर, फोटो रिसेप्टर फॉर आई। थर्ड है हमारा थर्मो रिसेप्टर स्किन के लिए। फोर्थ है हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज़ के लिए, और गस्टेटरी रिसेप्टर हमारा हो गया टंग के लिए। तो फोनो रिसेप्टर क्या करेगा, हियरिंग करेगा, बैलेंसिंग भी करता है, ईयर के थ्रू ही होती है। ये मैं अभी बस बता देता हूँ 2 मिनट में। देखिए हम जो है हमारे कानों में एक फ्लूइड होता है जो कि हमें सीधा खड़ा रहने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर वो फ्लूइड जो है डिस्टर्ब हो जाए तो हम खड़े रहने में दिक्कत होती है। जैसे मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं, एक जो गोल गोल जो पार्क में झूला लगा रहता है तो उसमें हम झूलते हैं, तो कई बार हम जब उसमें चक्कर लगा लेते हैं तो जब एकदम से उसमें से उतरते हैं तो थोड़े मोमेंट के लिए हमें लगता है कि हम नहीं खड़े हो पा रहे हैं सही से। तो रीज़न ये है कि जब आप सर्कुलर मोशन में उस झूले से झूल के आए हैं तो वो जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, हिल गया है, वो अपनी प्रॉपर पोजीशनिंग पे नहीं है, जिसकी वजह से आपको सीधा रहने में दिक्कत होती है। तो कई बार आपको चक्कर आते हैं, वो भी एक फीलिंग होती है। तो हियरिंग के लिए भी फोनो रिसेप्टर हेल्पफुल है। दूसरा आपकी बॉडी को बैलेंसिंग करने के लिए भी। आई की बात करें, फोटो रिसेप्टर विजुअल स्टिमुलस, तो जो भी आप देख रहे हैं वो जो स्टिमुलस है वो क्या करेगा, आई उसको ऑब्जर्व करेगी, एंड दैट इज फोटो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर मैंने अभी बताया आपको पेन के लिए,
टच के लिए, हीट के लिए। देखिए पेन होना, टच फील करना और हीट, वो सब आपका स्किन के थ्रू ही ऑब्जर्व होगा। तो ये वाले जो रिसेप्टर होंगे वो हमारे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, थर्मो रिसेप्टर हो जाएंगे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल के लिए, गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट के लिए। तो ये 5 रिसेप्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो बहुत ही इजी है और आपको जो है यही 5 टर्म याद करने हैं, यहाँ से आपसे पूछ सकता है। अब ये नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, अगर रिसेप्टर नहीं काम करे, इफ़ रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तब क्या होगा। देखिए रिसेप्टर हमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसका, हमें उस चेंज को महसूस करवाते हैं और हमारी बॉडी क्या करती है, उस चेंज को ऑब्जर्व करके अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती है या फिर कुछ एक्शन उसके अगेंस्ट में क्रिएट करती है। अब मान लो आपके बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें कुछ चेंज हो रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है। जैसे मान लो टेम्परेचर डाउन हो गया, सर्दियाँ आ गई हैं, आपका थर्मो रिसेप्टर काम ही नहीं कर रहा, आपकी स्किन को पता ही नहीं चल रहा है ठंड लग रही है, तो आप क्या करेंगे, जज ही नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, आपको ठंड नहीं लगे क्योंकि रिसेप्टर तो काम कर नहीं रहे। जब रिसेप्टर नहीं काम कर तो उस कंडीशन में दिक्कत क्या होगी, आपका जो है बुखार आ सकता है, आपको और भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जो टेम्परेचर चेंज के अगेंस्ट में होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार। मतलब वो ये एक नॉर्मल सी चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर नहीं ऐसा होगा, मान लो आई का रिसेप्टर यू आर नॉट एबल टू सी, तो वो उस केस में भी क्या होगा, अगर आप नहीं देख सकते तो जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आपको सुनाई नहीं देता है तो बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये भी एक जो है आपकी बॉडी को ये क्या करते हैं, अगर रिसेप्टर फंक्शन नहीं करेंगे प्रॉपरली तो आपके कुछ नुकसान तो ऑब्वियसली होंगे, फ़ायदे तो कुछ भी नहीं होंगे, राइट। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये तो बहुत कॉमन है, जैसे कभी जुकाम हो जाता है। अभी लास्ट में हमने कोविड का पीरियड देखा, कोविड के पीरियड में बहुत लोगों की स्मेल चली गई थी तो पता ही नहीं चल रहा था तो किस चीज़ की क्या स्मेल है, बहुत दिक्कतें हुई थी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर सेम चीज़ होती है। सर्दी जुकाम में हमें खाने में टेस्ट नहीं आता, तो उस खाने में टेस्ट नहीं आता तो भी हमें जो है हम किसी भी चीज़ का प्रॉपरली जो है इंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। आई थिंक हमने पीछे बात की थी एक्सॉन की, जो मैंने वहाँ नहीं बताया था उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है एग्ज़ाम में पूछते हैं और यही स्ट्रक्चर, इसी टाइप के स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं। पहले हम फटाफट ये देख लेते हैं कि इस जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट डेंड्राइट है, सबसे पहला पार्ट हो गया हमारा डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या करेंगे, ये जो एंड्स होता है इन्हीं को डेंड्राइट बोलते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, रिसेप्ट करेंगे, किसी सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे, बाद में इसको क्या करेंगे, सेल बॉडी के थ्रू होते हुए इसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो भी सिग्नल रिसीव हुए ये क्या करेंगे, डेंड्राइट के थ्रू कहाँ पर आएंगे, सेल बॉडी की तरफ आएंगे। और जैसे ही सेल बॉडी की तरफ आएंगे एक टर्मिनल जो है यहाँ से निकलेगा जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, जिसको हम बोलेंगे एक्सॉन। तो जो टर्मिनल उस सेल्स बॉडी से निकल के जो है नर्व एंडिंग बनेगा, दिस इज कॉल्ड योर एक्सॉन। और एक्सॉन ये बीच वाला है, ध्यान रखिएगा, एक्सॉन जो बीच में कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा है ये बीच वाला, राइट। सो दिस इज़ योर एक्सॉन। और ये जो आप स्क्वायर सा देख रहे हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड माइलिन शीट। स्क्वायर सेक्शंस जो है वो माइलिन शीट हैं और हर 2 स्क्वायर सेक्शन के बीच में आपको एक गैप मिलता है। ये जो गैप हो गया दिस इज़ कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ये बेसिक है, इतना आपको पता ही होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो हो क्या रहा है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, जो भी सिग्नल आए हैं वो क्या करा, इसने डेंड्राइट के थ्रू रिसीव हुए, सेल बॉडी में गए, एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल किए। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नर्व एंडिंग, इस नर्व एंडिंग पर पहुंचेंगे और ये देख लीजिए दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। और ये हमारे ये क्या है, सिनैप्स हैं, एक्सॉन टर्मिनल। और यहाँ पर क्या होगा, जो ये आप टर्मिनल देख रहे हैं,
अगला न्यूरॉन यहीं से कनेक्टेड होगा, उसका डेंड्राइट कनेक्टेड होगा, तो ये न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ तक, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी रिसेप्ट, किसी भी सिग्नल को रिसेप्ट किया गया, लिया गया, एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद इस सिग्नल को आगे भेजा गया। जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है इन सभी इसके बीच में, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो भी सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ तक ट्रैवल करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, क्योंकि ये गैप है, सिनेप्स है, तो दूसरा न्यूरॉन उसको डायरेक्टली नहीं ले पाएगा। यही न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ से केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसमें अपने मैसेज को ये डिकोड करके भेजेगा, और आगे वाला जो न्यूरॉन होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा और फर्दर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफ़र कर देगा, चाहे ब्रेन के पास या चाहे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जहाँ पर भी जो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज देख लीजिए किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। इस डायग्राम के थ्रू ये एनिमेशन के साथ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करी, ये आगे आई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र करी। इस तरीके से न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2, फिर न्यूरॉन 3, इस तरीके से न्यूरॉन 4 तक आगे ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरीके से मैसेज का जो है वो ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होना जो है वो बहुत ही फास्ट मैकेनिज़्म है। बीच बीच में केमिकल सब्सटेंसेस भी कुछ रिलीज़ होते हैं। मेन फंक्शन न्यूरॉन का क्या है, टू पास द रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो प्रॉपर सिग्नल को रिसीव करना, सेंड करना उनको रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में। अगला है सिग्नल रिसीव्ड आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो भी सिग्नल रिसीव करे हैं वो क्या होंगे, हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है जब भी कभी न्यूरॉन का डिस्कशन हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर्स इन प्लांट। फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है प्लांट में, इसको देखते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म जो है देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं, फोटोट्रॉपिज्म में जो फोटो होता है इसका मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। लेकिन देखिए एक ह्यूमन तो मूव कर सकता है, एक एनिमल मूव कर सकता है। हम यहाँ से 2 किलोमीटर वॉक करके आ गए, हमारा मूवमेंट हो गया। लेकिन प्लांट अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो जो प्लांट है, प्लांट की मूवमेंट जो होती है उसकी ग्रोथ से पहचानी जाती है। मतलब अगर प्लांट में ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब प्लांट में मूवमेंट हो रही है। तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है लाइट को रिस्पॉन्ड करे प्लांट। प्लांट क्या करे, लाइट को रिस्पॉन्ड करे, और ग्रोथ उसकी हो लाइट की डायरेक्शन में, या लाइट की तरफ उसकी ग्रोथ हो। सो फोटोट्रॉपिज्म, ये कुछ 80 आवर्स की क्लिप है। इस 80 आवर्स की क्लिप को क्या है, फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, जो प्लांट का जो ग्रो हो रहा है, पहले इस जगह पर लाइट थी तो इस तरफ ग्रो हो रहे थे, बाद में जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको यहाँ पहुँचा दिया गया, और जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज की गई, जो प्लांट की ग्रोथ है, उनका जो मूवमेंट है वो लाइट की तरफ हो गया। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। इसी तरीके का दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया गया, राइट, ये नाइट में किया गया। तो नाइट में जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बल्ब जला दिया है, और बल्ब जला के इसको छोड़ दिया है, और इसकी जब मोशन को हमने रिकॉर्ड किया है तो ये देखा है कि लाइट की तरफ जो प्लांट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ वो मूवमेंट शो करते हैं। तो नेचर में जितने भी आप देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ज़्यादातर लाइट की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अब इसमें लिखना कैसे है, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो जो भी ग्रोथ एंड मूवमेंट हो प्लांट का डायरेक्शन की, लाइट की डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जिधर लाइट है ग्रोथ उधर हो रहा है, लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, लाइट के तरफ उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है प्लांट। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जस्ट अपोजिट हो जाता है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में क्या है, ग्रोथ इज अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर होगी ग्रोथ।
तो लाइट से दूर कहाँ होगी ग्रोथ? इसका बेस्ट एग्जांपल नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का आप देख सकते हैं रूट्स के केस में। रूट्स के केस में क्या होता है, रूट्स हमेशा क्या करती हैं, अगर प्लांट है तो रूट्स नीचे की तरफ चलती हैं, इसका मतलब लाइट तो है ऊपर, सन है ऊपर, सनलाइट ऊपर है और रूट्स क्या करती हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं। सो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ग्रोथ इज अवे फ्रॉम द लाइट ऑफ लाइट, रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। और ये जितनी भी ग्रोथ और मूवमेंट है प्लांट का, ये एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, उसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो ऑक्सिन को आप खासकर ध्यान रखिएगा, जो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स है, जो ग्रोथ है, वो ऑक्सिन बेसिकली कंट्रोल करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोटोट्रॉपिज्म दैट अकर्स इन प्लांट। नेक्स्ट आते हैं इसी सीरीज़ में, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो फोटोट्रॉपिज्म वाला फिनोमेना है वो एक्चुअली में होता कैसे ऑक्सिन की हेल्प से। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, मैं एक सोर्स ऑफ लाइट बना देता हूँ, मैं यहाँ पर सन बना देता हूँ। सन क्या कर रहा है, लाइट को रेडिएट कर रहा है, मतलब लाइट की जो सोर्स है वो इधर है। अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट ऑक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। प्लांट ऑक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा, किधर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट ऑक्सिन को सीक्रेट करेगा जहाँ पर ब्राइट साइड होगी, जो इल्यूमिनेशन होगा। अब इल्यूमिनेशन क्या है, सूरज की रोशनी जो है जो इस एंड पर पड़ेगी, तो ये वाली एंड आपकी कौन सी हो जाएगी, ब्राइट साइड हो जाएगी, ये वाली ब्राइट साइड हो जाएगी, और ये वाली जो साइड हो जाएगी ये आपकी डार्क साइड हो जाएगी। दो साइड मेरे पास हो गए, ब्राइट साइड और डार्क साइड। ऑक्सिन जो सीक्रेट होगा, जो सिंथेसिस होगी ऑक्सिन की, वो ब्राइट साइड में होगी। ऑक्सिन की सिंथेसिस हमेशा उसी जगह होती है जहाँ पर लाइट अवेलेबल होती है, तो ब्राइट साइड में ऑक्सिन सीक्रेट होगा या सिंथेसिस होगा। लेकिन ये ऑक्सिन बाद में डिफ्यूज़ कर जाएगा, किसकी तरफ, ये डिफ्यूज़ कर जाएगा डार्क साइड की तरफ डिफ्यूज़ करेगा, और ये इसका कंसंट्रेशन यहाँ था इस साइड में, लेकिन बाद में इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और जिस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा, जिस तरफ कंसंट्रेशन ऑक्सिन का बढ़ जाएगा वहाँ पर सेल ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, इस साइड में जो सेल ग्रो होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा लेंथी सेल्स ग्रो होंगी, और इस तरफ की सेल जो होंगी वो क्या होंगी, नॉर्मल साइज की रह जाएंगी, जिस तरफ ऑक्सिन ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिस तरफ ब्राइट साइड होती है ऑक्सिन सिंथेसिस वहाँ होता है, लेकिन जहाँ डार्क साइड है ऑक्सिन डिफ्यूज़ करके डार्क साइड में पहुँच जाएगा। अब कंसंट्रेशन डार्क साइड में ज़्यादा हो गया, अब जब कंसंट्रेशन डार्क साइड में ज़्यादा हो गया तो हमें इसका इफेक्ट देखने को मिला, सेल कैसी हो गई, इलॉन्गेट हो गई है। अब जब सेल इलॉन्गेट हो गई तो धीरे 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 प्लांट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा, कर्व फॉर्म कर लेगा। इसका मतलब ये जो बिहेवियर है, दिस इज टूवर्ड्स द लाइट, प्लांट अपने आप को लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कराना चाह रहा है। दिस फिनोमेना इज फोटोट्रॉपिज्म। यही फोटोट्रॉपिज्म, एक क्वेश्चन और आता है जो हम आगे भी देखेंगे, टेंड्रिल्स, जो क्रीपर्स होते हैं उसमें टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स मतलब जो ये लताएं वाले जो पौधे होते हैं उनमें आप देखें गोल 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 घूम जाता है, उसको सपोर्ट लेके चलता है, उसको पकड़ के ऊपर बढ़ता है। तो टेंड्रिल्स में भी सेम है। तो एक क्वेश्चन आता भी है कि टेंड्रिल्स में जो ऑक्सिन है वो किस तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर सेम चीज़ है, जब सेल फर्दर एलोंगेट होती रहेगी तो इसकी कॉइलिंग होती रहेगी, उसकी क्या होगी, कॉइलिंग होती रहेगी। और अगर हम ये अगर ये हमारी स्टेम है और हम स्टेम और टेंड्रिल को कंपैरिजन करें तो टेंड्रिल जो होगी वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होकर तो ज़्यादा कॉइलिंग अच्छी होगी, राइट। सो दिस इज फोटोट्रॉपिज्म, कैसे होता है ऑक्सिन के सीक्रेशन से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाया करता है। अब लिखना क्या है, लिखना ये है, The bending of stem is caused by unequal growth of two sides of shoot। अनइक्वल ग्रोथ होती है, ये शूट है जो स्टेम ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है, ये शूट है, इसकी अनइक्वल ग्रोथ होगी। अनइक्वल ग्रोथ क्यों होगी, क्योंकि अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ सेल है। तो जब डेवलपमेंट ऑफ सेल अनइक्वल है तो ग्रोथ भी अनइक्वल होगी, ठीक। फोटोट्रॉपिज्म इज जनरली कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड ऑक्सिन ऑन द डार्कर साइड एंड लेसर ऑक्सिन ऑन द इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मतलब है ब्राइट साइड। तो इल्यूमिनेटेड साइड में जो है ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए तो कौन से सिग्नल डिसरप्ट हो जाएंगे। डिसरप्ट होने का मतलब है कौन से सिग्नल में कुछ दिक्कतें पैदा होंगी या प्रॉपर सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। चलिए एक डायग्राम समझते हैं इसको, पहले हम इसमें बेसिक समझ लेते हैं इसका क्या है। इसमें देखिए ये तो रहा ब्रेन और ये आप देखिए दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है। और यहाँ पर देखिए जो बाद वाला पोर्शन है ये नर्व्स क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हैं और ये थ्रू आउट द बॉडी जो है वो पूरा एक नर्व का एक जाल बिछा हुआ है पूरी बॉडी में। तो ये बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बनता है, नर्व से या फिर आप कह दीजिए न्यूरॉन से जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। ये दोनों ही कनेक्ट होके आपका पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन्स या पूरा नर्व का जो जाल है। अब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन करता है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड पेरिफेरल। मतलब जो भी मेरे स्पाइनल कॉर्ड है ये क्या कर रहा है, देखिए ये तो रहा ब्रेन और ये रही स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, आप देखिए ब्रेन यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इसके थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ की जितनी भी नर्व्स हैं वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कनेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो कनेक्शन है ब्रेन का और पूरी बॉडी का या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ये कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कुछ दिक्कत हो जाए, चोट लग जाए, हो जाता है नॉर्मली, जो है जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं पिछले कुछ दिनों में मैं भी बहुत परेशान रहा हूँ क्योंकि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में भी दिक्कत हो गई थी। जो जानते हैं वो उन्हें पता है, मैं करीब 6-7 महीने बहुत परेशान रहा हूँ। सो स्पाइनल कॉर्ड सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिस इज योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन क्या ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन से कनेक्टेड है, नहीं। ये कनेक्टेड है इनडायरेक्टली, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। मान लो स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो जाए, मान लो स्पाइनल कॉर्ड में इस पर्टिकुलर जगह पर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो जब डैमेज हो जाएगा तो ये नर्व यहाँ चाहे यहाँ पर पहुँची तो जो भी सिग्नल होगा वो यहीं तक पहुँचेगा, आगे तो पहुंचेगा नहीं। आगे नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन तक तो मैसेज पहुंचा नहीं। अगर कोई ब्रेन को कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना है या कुछ एक्चुएटिंग मैकेनिज्म को एक्चुएट करना है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर सिग्नल आके रुक गए तो ना इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, ना इस जगह से इन्फॉर्मेशन यहाँ तक तो पहुँची, ब्रेन तक नहीं पहुँच पाई, और ब्रेन कोई मैसेज पहुँचाएगा यहाँ से नीचे नहीं आ पाएगा। इस तरीके के डिसरप्शंस में क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी तो ऑब्वियसली वो हमारे कनेक्शन को जो है वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट अफेक्ट द रिफ्लेक्स एक्शन। हम देखेंगे आगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, देखिए यहाँ वैसे लिखा रिफ्लेक्स एक्शन है लेकिन आप मान के चलिए सारे एक्शंस को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा अफेक्ट रिफ्लेक्स एक्शन को करेगा क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो फास्ट होने की वजह से न्यूरॉन का कनेक्शन ब्रेक हो गया, न्यूरॉन का कनेक्शन ब्रेक हो गया तो सारा जो है मैसेज ट्रांसफ़र जो है वो पूरा मैकेनिज्म बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है, ह्यूमन में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं और ह्यूमन भी कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं और प्लांट भी करते हैं, लेकिन ह्यूमन ने
क्या किया है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपनी बॉडी को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है, उसने एक नई मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म डेवलप कर ली है, दैट इज थ्रू न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन मैकेनिज्म। लेकिन प्लांट के पास एज सच कोई न्यूरॉन मैकेनिज्म नहीं होती है, कोई स्पेशल टिश्यू या कोई भी इस तरीके का नर्व्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती हैं। तो केमिकल को प्लांट में केवल और केवल केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, और जो भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा प्लांट में वो केवल और केवल हार्मोन्स की वजह से ही होता है। और प्लांट में मेजरली 5 हार्मोन्स होते हैं, जिनमें 3 आपके ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं और 2 आपके ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो इनको जरा देखते हैं। ये जो 3 शुरू के दिए गए हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, इसमें आप इसको किसी बुक में कई जगह आपको मिल जाएगा, इसको जिब्रेलिक एसिड भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन वो एक ही बात कहना चाह रहा है। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और ये वाला एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये हमारे दोनों कैसे हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये क्या करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ये ग्रोथ को रोकेगा। अब बात आती है कि सर ग्रोथ को रोकना क्यों, ग्रोथ हो रही है होने दो। बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ हो रही है होने दो, लेकिन कभी तो ऐसा टाइम आएगा ना, ग्रोथ को रुकना पड़ेगा, प्लांट अपने आप को मैच्योर करेगा, प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा, फ्लावरिंग करेगा, फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा। अब पता चला आपने आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ बड़ा ही हो जा रहा है, आप इंतजार कर रहे हो फल कब आएगा। अब आपने तो कहा सर ग्रोथ ही होनी चाहिए, और ग्रोथ ही होनी चाहिए तो फल कब खाओगे। तो प्रमोटर ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट भी करना है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद ग्रोथ को रोकना भी है, और प्लांट को मैच्योर होना है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाना है, और जो है फर्दर फ्लावरिंग करनी है और फ्रूट्स प्रोड्यूस करना है, ताकि वो क्या करें, हमारे लिए बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल हमको दे सके और हम उनको इंजॉय कर सकें। राइट, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्लियर, चलिए डायग्राम यहाँ से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी एग्ज़ाम वगैरह हो तो इस डायग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको कॉपी में बना लें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखिए, ये सिस्टम हो गया, इसके नीचे ये वाला हो गया रूट सिस्टम, और ऊपर वाला हो गया हमारा शूट सिस्टम। अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई जो इंडिविजुअल हार्मोन्स हैं वो किस तरीके से प्लांट के किस किस पर्टिकुलर जोन में काम करते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन एक ही जगह काम करेगा, वो दूसरी जगह नहीं करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है। एक हार्मोन के मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, वो प्लांट में मल्टीपल फंक्शन बिहेव कर सकता है, उसके रोल अलग अलग जगह पर बदल जाते हैं। तो हम एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे टॉप पर, यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ हो रही है ऊपर की तरफ, मतलब टिप जो है वो ग्रो कर रही है, और टिप की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सिन, मतलब स्टेम की जो इलोंगेशन हो रही है, स्टेम की जो ग्रोथ हो रही है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑक्सिन। सेकेंड नंबर पर दूसरा एसिड यहाँ पर काम करता है जिब्रेलिक एसिड, ये भी रोल प्ले करता है उसमें। तो स्टेम इलोंगेशन के लिए मेजर हार्मोन ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन के अलावा जो सेकेंडरी रोल प्ले करता है वो जिब्रेलिक एसिड होता है। सेकेंड, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो रोल प्ले करेगा, मेजर साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में रोल प्ले करता है, और सेकंड नंबर पर आपका आता है जिब्रेलिक एसिड। तो ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन में केवल एक ही हार्मोन काम करेगा, नहीं, एक से ज़्यादा हार्मोन मल्टीपल रोल जो है प्ले कर सकते हैं। थर्ड आइए, दिस वाज योर सेकंड। थर्ड आइए, ग्रोथ ऑफ यंग फ्रूट्स। जो फ्रूट्स बनेंगे, फ्लावरिंग होगी, उनका रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के बाद जो फ्रूट्स डेवलप होंगे उनके लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल है साइटोकाइनिन। तो देखिए, फ्रूट की ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन इन्वॉल्व है, लेकिन फ्रूट जब पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, उसको राइपनिंग होगी, उसको पकना होगा, उस पकने के लिए इथिलीन इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना। आप देखेंगे सब्जी मंडी में जो भी फ्रूट्स आते हैं वो उनको पकाया जाता है आर्टिफिशियल तरीक़ों से, तो इथिलीन ही यूज़ करते हैं। राइट, सो इथिलीन जो है आपका फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए यूज़ करता है। फोर्थ नंबर पर आइए, ग्रेविटोट्रोपिज्म ऑफ रूट्स। जो ऑक्सिन हार्मोन है, देखिए ऑक्सिन हार्मोन को एक ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सिन का मेजर काम क्या है, ऊपर की ग्रोथ कराना और नीचे की भी। ये हो गया, यहाँ से शूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, यहाँ से रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो ये टिप पर अवेलेबल होगा। तो प्लांट की
अपवर्ड डायरेक्शन में ये भी ग्रोथ ऑक्सीजन कंट्रोल करेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रूट्स की मूवमेंट होगी उसकी ग्रोथ को भी क्या करेगा, ऑक्सीजन कंट्रोल करेगा। जिस तरीके से ऑक्सीजन शूट्स की टिप पर अवेलेबल होता है उसी तरीके से ऑक्सीजन रूट्स की टिप पर भी अवेलेबल होगा। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटोट्रॉपिज्म। जैसे हमने देखा था फोटोट्रॉपिज्म, जो शूट होती है हमारी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाती है रूट। ग्रेविटोट्रॉपिज्म की बात करेंगे तो पॉजिटिव ग्रेविटोट्रॉपिज्म हो जाएगी रूट्स और नेगेटिव ग्रेविटोट्रॉपिज्म हो जाएगी आपकी शूट। चौथा, फिफ्थ देखिए यहाँ पर स्टोमेटल क्लोजर एब्सिसिक एसिड। देखिए गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, जब मान लो बारिश नहीं हो रही है, मई जून के महीने में प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है लेकिन धूप बहुत तेज़ है तो प्लांट सूख जाएगा, तो पूरा पानी जो है ट्रांसपिरेशन के ट्रांसपिरेशन से वो जो है वो चला जाएगा बाहर एनवायरनमेंट में। उस केस में तो प्लांट को बहुत दिक्कत होगी। अब प्लांट को दिक्कत होगी, उसके सर्वाइवल की बात आ गई। अब जब सर्वाइवल की बात आ गई तो प्लांट ने क्या किया, एब्सिसिक एसिड रिलीज़ किया। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, फटाफट जितने भी स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं उन सारे स्टोमेटल ओपनिंग को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में भी, स्टोमेटल ओपनिंग, ये जो ओपनिंग होती है इसको क्या कर देता है, ये क्लोज कर देता है। कौन सा, एब्सिसिक एसिड। सिक्स्थ आइए, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। अच्छा इसमें हार्मोन नहीं दिया है तो ठीक है, आप लिख लीजिए इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग की हार्मोन्स इनिशिएशन के लिए जिब्रेलिक एसिड होता है, फ्लावरिंग की इनिशिएशन के लिए। तो जो भी फ्लावरिंग इनिशिएट होगा वो जिब्रेलिक एसिड होता है। और 7वें नंबर पर डेवलपमेंट ऑफ एब्सेशन जोन। एब्सेशन का मतलब होता है जो प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो कर गया है, कुछ लीव्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ रह जाती हैं, वो अब फंक्शन करने लायक नहीं हो गई हैं, बहुत उन्होंने ऑलरेडी फंक्शन कर लिया, वीक हो गई हैं तो क्या करता है प्लांट उनको छोड़ देता है, गिरा देता है। तो जो लीव अपने आप टूट के गिर जाती है नीचे, पीली होने के बाद जो है उनका फोटोसिंथेसिस उनमें प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वीक हो जा रही हैं, तो ऐसी पत्तियां जो नीचे की तरफ गिर जा रही हैं इनको गिरा कौन रहा है, प्लांट खुद गिरा रहा है, लेकिन वहाँ पर हार्मोन सीक्रेट करता है, दिस इज इथिलीन एंड ऑक्सीजन। अगेन ध्यान रखिएगा इथिलीन एंड ऑक्सीजन भी एब्सेशन जोन में पार्टिसिपेट करता है, मेजरली इथिलीन करता है, मेजरली, ठीक है ना, मेजरली। ये क्या करेगा, ये जो नोड है इस पर्टिकुलर नोड को क्या कर देता है, वीक कर देता है, और वीक होने के बाद जैसे ही थोड़ी सी हवा चलेगी वो गिर जाता है। सो दिस इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन 5 हार्मोन, 5 में से 3 ग्रोथ हार्मोन, 2 ग्रोथ इनहिबिटर, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन ग्रोथ प्रमोटर, और एब्सिसिक एसिड और इथिलीन आपका ग्रोथ इनहिबिटर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। हमने देखा प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर बात कर रहा है ऑर्गेनिज्म की। अब ऑर्गेनिज्म में जो है प्लांट वाला भी आप कंसीडर कर सकते हैं और एनिमल वाला भी, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म में हम एनिमल को ही ज़्यादा कंसीडर करते हैं, या आप मान के चलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन की बात करना चाहते हैं कि ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसकी हमें ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत क्यों है ये देखते हैं। पहली चीज़ जो खास इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। सेल से मिलके बनते हैं, टिश्यू से मिलके बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक एनिमल या एक ह्यूमन बीइंग तैयार हो जाता है। लेकिन अगर इन ऑर्गन के बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ना रहे तो दिक्कतें बहुत होंगी। जैसे मान लो मेरे सामने कोई कीड़ा या कोई ऑब्स्टिकल जो है मेरे सामने आता है, उस केस में मेरी आँख ने देख लिया, रिसेप्ट कर लिया, ब्रेन तक मैसेज पहुंचा दिया, लेकिन अब हुआ क्या, मेरा बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। उस केस में दिक्कत क्या होगी, मेरी बॉडी ने रिसेप्ट तो कर लिया, सिग्नल को तो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन सिग्नल डिटेक्ट करने के बाद लेकिन मेरी बॉडी ने एक्चुएट नहीं किया, कोई रिस्पॉन्सिव एक्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर पूरा नहीं था, प्रॉपर नहीं था, तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो भी है उनके बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली जो बॉडी है उसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा।
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज सिस्टम्स कैन लीड टू केओस एंड मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट। केओस मतलब पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा अगर इनके बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं क्या होगा जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए। तो इन भाई साहब का देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से बिगड़ गया है। अब ये बैठना चाहते हैं कि लेटना चाहते हैं ये नहीं पता होगा, लेकिन हमें देख के पता चल रहा है कि इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से गायब है। इनको देखिए, इन मैडम को, इनको ये स्ट्रॉ नहीं दिख रही है, इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है पूरा बिगड़ा हुआ है। मतलब इनको दिख रही है स्ट्रॉ है, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो इनके पास, क्योंकि सेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है, बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो वीक हो चुका है। अब ये वीक कैसे हुआ है उसके पीछे के जो भी कारण होंगे वो इन्हें ही पता होंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक और ख़ास बात इंपॉर्टेंट है कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में होता है वो कितनी सेल एक बार में कर रही होती है, एक बेसिक आइडिया। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक जजमेंट होना चाहिए कि अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे कितनी सेल्स जो हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रही होती हैं। तो ह्यूमन्स हैव मोर देन अ ट्रिलियन सेल, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा ह्यूमन में सेल हैं, और जब भी कोई आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं अ बिलियन नर्व सेल एंड इंक्लूडिंग स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स देम। तो जब भी कोई आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं आपसे ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो इस समय मेरी बॉडी में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उनमें आप मान के चलिए मैं मूव भी कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं जो कहना है बात वो भी कह रहा हूँ, मैं आपको साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा हूँ। ये सारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये लगभग 1 बिलियन सेल्स या उससे ज़्यादा ही होंगी, ठीक है ना। तो लगभग इतनी सेल्स जो है एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं, तब कहीं जाके पूरी बॉडी कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन कर पाती है। अब सबसे पहली चीज़ क्या होगा जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, या फिर है तो क्या वो हमारे लिए कर रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में प्रॉपर है तो ये क्या कर रहा है, इट विल सेव द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्मफुल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कुछ हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हैं, तो बॉडी क्या करेगी, अपने रिस्पॉन्सिव एक्शन में अडेप्टिव हो जाएगी। अडेप्टिव होने का मतलब है कि वो क्या करेगी, अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगी। अब ये एडजस्टमेंट डिफेंसिव भी हो सकता है और ऑफेंसिव भी हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है, वो बॉडी तय करेगी, वो सिचुएशन तय करेगी, राइट। तो बॉडी क्या करती है, इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से आपको हर बार किसी भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है उसके अगेंस्ट ही आपको क्या करती है, तैयार करती है। दूसरा, इट विल कंट्रोल द स्पीड ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस आगे हमारे पास और भी नए लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री पर भी बात करेंगे। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, मैं ए लिखना चाहता हूँ तो ए लिख रहा हूँ, बी लिखना चाहता हूँ तो बी लिख रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। ये मेरा एक्शन है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन आपसे बात करते हुए मेरी आईज जो है वो ब्लिंक कर रही है, मेरी पलकें झपक रही हैं, ये मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है। इसका अपना एक पीरियोडिक रिपीटिशन है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। दिस इज इनवॉलेंट्री रिएक्शंस या इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो इन जो ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो क्या करता है, विदाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये पॉसिबल नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट चल रही है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, मैं कंट्रोल नहीं कर रहा अपनी हार्ट बीट को, राइट। नेक्स्ट आइए, थर्ड पॉइंट है, इट विल टू हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक एंड लर्न टू रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलस। तो सेम चीज़ है, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस में चेंजेस आया, कोई बॉडी ने रिसेप्ट किया किसी भी सिग्नल को, अगर वो एडेप्टिव सिग्नल है तो बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म में रहेगी, अगर वो हार्मफुल सिग्नल है तो बॉडी ऑफेंसिव मैकेनिज्म में आ जाएगी। तो ये सारे मैकेनिज्म बॉडी खुद तय करती है। टू हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक एंड लर्न फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलाई। तो बॉडी क्या करती है, कंटिन्यूसली जो एक्शंस होते हैं उनसे सोचती भी है, उनको एनालाइज करती है। उन एनालिसिस के बेस पर बॉडी अपने आप को इस तरीके से भी तैयार करती है कि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होगा तो ये मैं कैसे करूँगा या करूँगी, तो मेरा बॉडी किस तरीके से रिएक्शन करेगा। जैसे मान लो कुत्ता पीछे पड़ जाए, पहली बार ज़िंदगी में जब कुत्ता पीछे पड़ा तो भागे थे, लेकिन बॉडी ने सोचा कि यार भागने के अलावा भी तो कोई दूसरा ऑप्शन है, हो सकता मैं उसको जो है डंडा दिखा के मार देता या
मैं चिल्लाता तो हो सकता है सिचुएशन में चेंज, तो अगली बार जब कभी ऐसी घटना होगी तो हो सकता है आप वो पहले वाले एक्शन को रिपीट ना करें। तो इसका मतलब बॉडी ने अपने आप को पिछले इंसिडेंट से एक लेसन लिया और लेसन लेने के बाद उस बॉडी ने अपने आप को अडेप्ट किया और ये आपकी मेमोरी में फीड हो गया। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन दोबारा आएगी उस दोबारा सिचुएशन पर आपका जो एक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए फिर यहाँ पर वीडियो से दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है। अब इनको देख के लग रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है बिल्कुल ही बिगड़ चुका है और इनको जो है डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखते हैं ये फ़ोन पर बात कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, क्या ये इसमें क्या है इस गिलास में, इन्हीं को पता होगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया है। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा तो बॉडी आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी जिस तरीके से उसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं तक रखेंगे आज 10th क्वेश्चन, बस इसके आगे फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आई थिंक वैसे भी ज़्यादा हो ही रहा, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए करेंगे। हाउ आर इनवॉलेंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत लोग सोच रहे हैं सर एंडिंग तो बहुत अच्छी करने जा रहे हैं, तो आई होप एंडिंग आपको अच्छी लग रही होगी। सो दीज आर इनवॉलेंटरी एक्शंस। ये वो एक्शंस हैं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये वो एक्शंस हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो एक और एक्शन है, ये भी इनवॉलेंटरी है, आप इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो आपका हार्ट है ये क्या करता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है, ये भी एक तरीके का इनवॉलेंटरी एक्शन है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम एग्जांपल्स पर, यहाँ देखते हैं एग्जांपल्स, सॉरी डिफरेंसेस में इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहले हम इनवॉलेंटरी एक्शंस की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों इनवॉलेंटरी एक्शन ही दिखाए हुए हैं। तो इनवॉलेंटरी एक्शन आर द एक्शन विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाई आवर विल। इनवॉलेंटरी मेरी इच्छा से नहीं हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। कौन कर रहा है कंट्रोल, ब्रेन कर रहा है कंट्रोल, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, इनवॉलेंटरी एक्शन है। दूसरा, अब कौन कंट्रोल करता है ब्रेन में, मैंने तो बोला ब्रेन, लेकिन ब्रेन के भी बहुत सारे स्पेसिफिक पार्ट हैं, वो हम कभी थ्योरी वाला लेक्चर लेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो पीछे की तरफ होता है ये आपके इन एक्शंस को कंट्रोल करता है। जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होंगे उनकी स्पीड स्लो होगी। देखिए यहाँ पर जो स्लो और फास्ट की बात की गई है ये एक मतलब आप एक समझिए कंपैरिजन है रिफ्लेक्स के अगेंस्ट में। हाँ, ऑलरेडी जो ब्लिंकिंग ऑफ आई है या जो हार्ट बीट है ये इतनी भी स्लो नहीं है, राइट। तो स्लो हम उसको एज सच नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन टर्म में इसको स्टडी किया गया, इसलिए बोला गया है कि स्पीड जो है वो रिलेटिवली कैसी है, स्लोअर है। एग्जाम्पल है बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट जो होगी वो इनवॉलेंटरी एक्शंस है। नेक्स्ट आते हैं वॉलेंटरी रिफ्लेक्स एक्शंस कुछ देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में ये गोलकीपर हैं और इनके सामने गोल आ रहा है, बॉल आ रही है गोल पोस्ट पर जाने के लिए और इनको उसे रोकना है। अगर ये सोचें कि भाई मैं ऐसे हो जाऊं, इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करूं, नहीं, तब तक बॉल जो है गोल पोस्ट पर चली जाएगी, ये गोल हो जाएगा और ये हार जाएंगे। इसके लिए क्या करता है, अब यहाँ पर भी मैसेज ट्रांसफ़र हुआ, आँखों ने देखा और उस सिग्नल को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद इसने तुरंत मैसेज को ट्रांसफ़र किया स्पाइनल कॉर्ड के पास। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट मैकेनिज्म एक्चुएट करता है, जहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो, जहाँ पर एक्शन इन्वॉल्व हो, चाहे डिफेंसिव हो चाहे ऑफेंसिव हो, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर गोलकीपर क्या कर रहा है, गोल को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, देखा एक्ट किया, देखा एक्ट किया। देखने और एक्ट करने के बीच में जो फासला है वो बहुत कम है और यही फासला जो है स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए अवेलेबल कराता है। इसी फासले को कम से कम करने की कोशिश करता है स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इस सिचुएशन में देखिए ये हमारे पास कैट है, क्या कर रही है, डैशबोर्ड पर, कार के डैशबोर्ड पर, और कार के डैशबोर्ड का वाइपर ऑन हो गया है। तो इसको लगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, तो ये तुरंत उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, इसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। अब यहाँ पर बॉडी कैसी है, डिफेंसिव मैकेनिज्म में, मतलब बचने की कोशिश कर रही है। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स, राइट। देखते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन आर दी सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। सडन एक्शन होगा विदाउट थिंकिंग, रिफ्लेक्स होगा।
कंट्रोल कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पीड कौन सी होगी? बहुत फास्ट होगी। रिफ्लेक्स एक्शन जो होंगे इनवॉलेंट्री के रिस्पॉन्स अगेंस्ट में बहुत फास्ट होंगे। ब्लिंकिंग ऑफ आईज ओनली व्हेन दे आर टच्ड और व्हेन अ सडन ब्राइट लाइट अपीयर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी जगह पहुंचे और एकदम से लाइट बहुत ज़्यादा, कमरे में अंधेरा हो, एकदम से लाइट बहुत ज़्यादा जल जाए, तो क्या होगा? आपकी आंखें एडजस्ट करती हैं, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो एक्शन होता है आंखों में, दैट इज रिफ्लेक्स, राइट? तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज स्पेशली व्हेन दे आर टच्ड और व्हेन दे आर थिंकिंग दैट दे आर मे बी हर्ट बाय समथिंग। तो यहाँ पर ब्लिंकिंग ऑफ आइज, और वो जो ब्लिंकिंग ऑफ आइज मैंने दिखाई थी पिछले उसमें स्लाइड में, तो वहाँ पर वो इनवॉलेंट्री एक्शन था, क्योंकि वहाँ पर एक नॉर्मल मैकेनिज्म था बॉडी का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को देखें बार बार और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें। आप जो है यहाँ से नोट भी कर सकते हैं कॉपी में डिफरेंसेस को, आपको सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले 11th क्वेश्चन से इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बच्चों।